गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाज में श्रम विभाजन किस प्रकार से होता था। तो अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया। इसने एक किताब लिखी है दुर्खाइम ने, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसने बताया है कि जो प्राचीन समय था उससे लेकर वर्तमान समय तक अर्थात आधुनिक समय तक किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया हुई है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। अर्थात यांत्रिक का मतलब है एक तरीके से जैसा लोग करते थे वैसे के वैसे वो कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या वैज्ञानिकता, लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से कार्य करते हैं। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती थी तथा ये कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती थी। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं में रहता था। अर्थात जैसे किसी क्षेत्र में खेती की जाती है तो वो जो सभी लोग थे वो खेती का ही कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में तो बिल्कुल जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग है, क्योंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित थे। अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते थे तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता था। अर्थात जो समाज है वो एक ही तरीके से सोचता था और जो उसके जो रीति रिवाज, जो उसकी जो मान्यताएं होती है, उनको लोगों को मानना ही पड़ता था और अगर नहीं मानते थे तो उन्हें दंड भी दिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते थे ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। अर्थात एक ऐसे कानून बनाए जाते थे समाज के द्वारा जिनका विरोध करने पर उन्हें दंड भी दिया जा सकता था, जिन्हें दमनकारी कानून कहते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता है और लोगों को ये लगता था कि अगर व्यक्ति एक जैसा ही आचरण नहीं करेंगे तो हमारा जो समाज है वो बिखर जाएगा। इसलिए सभी उन नियमों और कानूनों को एक तरीके से मानने का प्रयास करते थे। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सावयवी एकता है और एक ये सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। अर्थात हमारा जो समाज है, वर्तमान समाज की हम बात करें तो वो सम नहीं होकर विषम है। विषम इसलिए है क्योंकि तो जो विषम इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन क्या है कि सभी एक दूसरे से अभी हम जो हमारे जो कार्य है, हमारी जो आवश्यकता है वो भी पूरी होती है। ये वृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है, अर्थात जहाँ पर समाज बड़ा होता है, जहाँ अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती है और इसका जो प्रत्येक घटक है अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। अर्थात ये स्वावलंबन पर जोर नहीं देती बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देती है। पारस्परिक निर्भरता सावयवी एकता का सार है। यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा नहीं देते बल्कि अपने सावयव संबंधों तथा बहुविकल्पीय भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। अर्थात वर्तमान में क्या है, समाज को प्रमुखता न देते हुए व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है। आधुनिक समाज में कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात वर्तमान में जो कानून होते हैं वो दमनकारी न होकर क्षतिपूरक होते हैं। अर्थात व्यक्ति के साथ में अगर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसे पूरा करवाने वाले कानून होते हैं। समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना है या उसे ठीक करना है। अर्थात किसी प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध के विरोध में या अपराध को खत्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से
एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट भी थी, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते थे, क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। अर्थात व्यक्ति एक समाज में रहते हैं, लेकिन जो उनकी पहचान है वो अलग अलग, उनके जो उत्तरदायित्व है अलग अलग, उनके जो कार्य हैं उनके रूप में होती है। ये व्यक्ति को समाज की छत्रछाया से बाहर निकाल उसके प्रकार्य तथा भूमिका का निर्वाह करने तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। और ये जो विचारधारा होती है आधुनिक विचारधारा, इसमें समाज में व्यक्ति किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएगा, किस तरीके से वो अपना निर्वाह करेगा, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, इस पर जोर दिया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रकार के समाज में अंतर्वैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि वैयक्तिक संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं है। अब देखिए, इकाई तथा समूह पर आश्रित होती है। पारस्परिक निर्भरता सार्वजनिक एकता का सार है। इसमें व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है ना। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। इन्होंने ये जो किताब लिखी है इसमें इनका चिंतन है उसको दिखाया गया है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार आनुभविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता की परिचर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। उनके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण जो विभिन्न समाजों में विद्यमान होते हैं। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप जानते ही हो कि जो राज्य और जो समाज है या जो देश है उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता, बल्कि वो सभी धर्म को समान रूप से मानता है। समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। उन्होंने बहुत प्रयास किए समाज के लिए। इसके बाद में देखिए मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिज्ञ थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनके माता हेडेलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी और इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे 1882 में इन्होंने किया कानून की शिक्षा के लिए हेडेलबर्ग गए। 1884 में इन्होंने गोटिजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1889 में इन्होंने डॉक्टरेट शोध प्रपत्र ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। 1891 में फिर इन्होंने हेबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया। 1893 में मेरियन सिंटजर से विवाह किया। 1894 से 1896 तक इन्होंने प्रोफेसर यानी अर्थशास्त्र के रूप में पहले फ्रेबर्ग तथा बाद में हेडेलबर्ग में नियुक्ति ली। 1897 से 1901 के मध्य इन्होंने तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए और कार्य करने में असमर्थ थे और रोम चले गए। 1901 में फिर इन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन का कार्य शुरू किया। 1903 में आर्कवाइस फॉर सोशल एंड साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संपादक बने। 1904 में अमेरिका भ्रमण गए और द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन किया। 1918 में
वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में फिर इन्होंने म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का अर्थशास्त्र के रूप में कार्य किया, नियुक्ति मिली इनको, और 1920 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ। ये द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1930, फॉर मैक्स वेबर, वेबर एसेज ए सोशियोलॉजी 1946 में, मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949 में, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1958 में, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी 3 खंड में 1968 में इनका प्रकाशन किया गया। ठीक है, और अब आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।